नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास है क्लास नंबर 4 यूपी जीके की क्लास है। और इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है आज का उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको ताप विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना और जो भी विद्युत परियोजनाएं हैं और जो परियोजनाएं हैं वो सभी के बारे में चर्चा कर चुका हूं। और इससे पहले भी मैंने बांध परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की थी। कृषि क्षेत्र में जो यूपी का स्थान है वो कौन सा है, यानी कृषि क्षेत्र के बारे में कंप्लीटली चर्चा आपको कर दी थी। मृदा कृषि और पशुपालन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने भी नोट्स मैं करा रहा हूँ ये PYQ टारगेटेड नोट्स हैं। इसमें आपके जो भी PYQ क्वेश्चंस हैं उसी के बेस पर हर टॉपिक में मैं करा रहा हूँ। आपके देखिए जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर यूपी PCS के एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर RO के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, RO या PET के एग्ज़ाम में पूछे गए हों या यूपी SSSC द्वारा आयोजित कोई भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसी से संबंधित हर टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं करा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश में खनिज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन में एक क्वेश्चन आया था कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा है, कैसा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। कैसा है? उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य, निम्न एवं मध्यम श्रेणी का राज्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसा राज्य है? निम्न एवं मध्यम श्रेणी का राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था। और एक मैप के माध्यम से कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ से तो ऐड नहीं हो रहा है, काम करते हैं ऊपर वाला ही कॉपी करते हैं। इसी वाले मैप को कॉपी करके आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर भी बताने का प्रयास करते हैं लेकिन इसमें ही देख लेते हैं, इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया था, चलिए देखते हैं। तो आपको देखिए ये मैप दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर खनिज संसाधन की बात की जाए, अगर खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक जो ज़िला है सहारनपुर, कौन सा ज़िला है? सहारनपुर है। तो कुल लगभग 12 ज़िलों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जो खनिज संसाधन है, जो सबसे ज़्यादा खनिजों से बाहुल्य ज़िले हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के यूपी के 12 ज़िले हैं। यूपी के 12 ज़िले हैं जो खनिज संसाधन से बाहुल्य ज़िले हैं, मतलब यहाँ पर खनिज संसाधनों की बाहुल्यता पाई जाती है। जिसमें से एक ज़िला सहारनपुर, जो आपका सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, ये वाला ज़िला, तो इसको भी याद रखिएगा, इसमें भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। देखिए खनिज संसाधन इस वाले ज़िले में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी हिमालय का कुछ पार्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब जो नया हिमालय बन रहा है, हिमालय का वो पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नदियों द्वारा हिमालय से लाई गई जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अवसाद है वो यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं और इसके बाद में जैसे क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर, तो फिर खनिज संसाधन की थोड़ी सी बाहुल्यता यहाँ पर पाई जाती है सहारनपुर में। वहीं अगर बात की जाए, एक कौन सा ज़िला हो जाएगा? एक ज़िला हो जाएगा ये जालौन। इसका जो मुख्यालय है वो क्या? उरई है। वैसे ये ज़िला का क्या नाम है? जालौन ज़िला है, जालौन। तो जालौन एक ज़िला हो जाएगा। इसके बाद में एक ज़िला कौन सा हो जाएगा? झांसी हो जाएगा, झांसी। और ललितपुर, और कौन सा ज़िला हो जाएगा? ललितपुर। झांसी, ललितपुर, जालौन। और इसके बाद में
ये आपको जिला जो दिख रहा होगा ये कौन सा है, महोबा जिला है। तो महोबा जिला में ये वाला जो जिला है ये कौन सा है, महोबा जिला है ये। महोबा जिला में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद में बांदा दिख रहा होगा आपको, बांदा, बांदा जिला, बांदा जिला। और ये जो है वो कौन सा है, चित्रकूट धाम, या चित्रकूट जिला भी, चित्रकूट धाम। तो चित्रकूट धाम में भी क्या है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद में प्रयागराज में, ये जो है जिला कौन सा है, ये आपका है प्रयागराज जिला। तो प्रयागराज में भी क्या है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज। और सोनभद्र, ये जो जिला दिया गया है कौन सा है, सोनभद्र। तो सोनभद्र में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद में ये कौन सा है, ये है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। और चंदौली, चंदौली कहाँ है, ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये वाराणसी के पास वाला और सोनभद्र के ऊपर वाला मिर्ज़ापुर से लगा हुआ, ये कौन सा है, चंदौली, चंदौली जिला। अब देखिए एक जिला और बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है, हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ पर पड़ता है, जो महोबा के जस्ट ऊपर, ये जो आपको येलो कलर का जिला दिख रहा है ये है हमीरपुर। ये कौन सा है, हमीरपुर। तो ये जो 12 जिले हैं ये कैसे हैं, ये खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं, खनिज बाहुल जिले हैं। सॉरी। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले खनिज बाहुल्य हैं, तो याद रखिएगा 12 जिले उत्तर प्रदेश के खनिज बाहुल्य जिले हैं। खनिज बाहुल्य, ये चीज़ नोट कर लीजिए, खनिज बाहुल्य जिले कितने हैं, 12 जिले हैं खनिज बाहुल्य जिले। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी। उत्तर प्रदेश की अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, यूपी की पहली खनिज नीति, पहली खनिज नीति, खनिज नीति। तो पहली खनिज नीति कब आई थी, 1998 को, 1998 को पहली खनिज नीति आई थी। और ऑप्शन में अगर दिसंबर दे दिया जाए तो दिसंबर पर ही टिक करिएगा, दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित हुई थी। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, यहीं पर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम, विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। और प्रदेश के खनिज बाहुल्य जिले कितने हैं, 12 जिले हैं। याद रखना होगा कौन कौन से जिले हैं, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, ये 12 जिले हैं जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं। एक जिला जो मात्र है, एक जिला आपका देखने को दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जिला जो सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला है। ये सहारनपुर जिला, सहारनपुर जिला, ये वाला जो जिला दिया गया सहारनपुर, ये वाला जिला, तो एक जिला है ये सहारनपुर। ये केवल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देखने को मिलता है। बाकी जितने भी हैं तो आप लोग ये देखिए, ये इस एरिया से स्टार्ट होकर उरई, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली और ये सोनभद्र,
इस जिले से होकर, ये देखिए यहाँ से होकर जितने भी ये दिए गए हैं ये सब क्या हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज बाहुल्य जिले हैं। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जिला आपको केवल ऊपर वाला याद रखना होगा, सहारनपुर। बाकी तो ये सारे कैसे हैं, नीचे के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। जितने भी क्या हैं ये सब नीचे के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट ही आपको याद रखने होंगे सबसे ज़्यादा नीचे से। तो अगर खनिज बाहुल्य क्षेत्र की बात की जाए तो जो दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। कौन कौन से खनिज की मात्रा है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन में उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। बलुआ पत्थर, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर लेते हैं। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर कॉमा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर कामा चूना पत्थर। और इसके बाद में दूसरा क्या है, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड जिसे हम क्या कहते हैं, कांच बालू भी कहते हैं, कांच बालू, इसको कांच बालू भी कहते हैं। इन दोनों के उत्पादन में, जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है, इसके उत्पादन एवं भंडारण में, उत्पादन एवं भंडारण में, एवं भंडारण में स्थान कौन सा है, द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान। अब किसके स्थान की बात कर रहे हैं, यूपी का द्वितीय स्थान है। और सिलिका सैंड के उत्पादन में, सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यूपी का द्वितीय स्थान है, सेकेंड प्लेस है। तो सर पहले प्लेस की अगर बात कर ली जाए, फर्स्ट प्लेस किसका है, पहला स्थान किसका है, तो सर बताइएगा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगर सिलिका सैंड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, सिलिका सैंड यानी कांच बालू की बात की जाए, तो ये कांच बालू है, ये मुख्यतः गंगा और यमुना की नदियों से प्राप्त होता है। किस नदियों से प्राप्त होता है, गंगा यमुना नदियों से प्राप्त होता है। ये मुख्यतः, इसको नोट करिएगा, ये मुख्यतः गंगा एवं यमुना की नदियों से, यमुना नदियों से, यमुना नदियों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांच बालू जो है वो किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है गंगा एवं यमुना नदियों से प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की अगर महत्वपूर्ण नदियों की बात की जाए तो उसमें गंगा और यमुना नदियों का सब सर्वप्रथम स्थान रहता है। और गंगा और यमुना का जो संगम है वो कहाँ पर होता है, प्रयागराज में होता है। याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जब हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम सारी नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए मैंने क्या पढ़ा, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, जिसमें मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। और खनिज की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। कैसा है, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश। किस मामले में, खनिज की दृष्टि से। और खनिज की दृष्टि से जो खनिज संसाधन है वो उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों में लगभग पाया जाता है। और वह 12 जिले कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तो हो गया सहारनपुर, एक कौन सा हो गया, सहारनपुर। इसके बाद में जालौन, उरई, जालौन का जो मुख्यालय है वो क्या, उरई है। इसके बाद में झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, और बांदा हो गया, चित्रकूट धाम हो गया, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली और हमीरपुर। हमीरपुर भी याद रखिएगा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं
ये क्या है, खनिज उत्पादन और खनिज संसाधन के लिए बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, बाहुल्य जिले माने जाते हैं। यहाँ पर खनिज संसाधनों की मात्रा अधिकाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। हेडिंग डालिए सभी लोग, प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादन क्षेत्र, उनके उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादन क्षेत्र, ये हेडिंग रहेगी। अब इसमें हम जितने भी प्रमुख से प्रमुख खनिज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है। चलिए पहला खनिज देखते हैं कौन सा है। पहला खनिज है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से चूना पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश में जो भंडारण और उत्पादन की स्थिति देखी जाए तो चूना पत्थर के मामले में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान कैरी करता है, द्वितीय स्थान रखता है। और चूना पत्थर की बात की जाए तो यह मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा, जो प्रयागराज के साइड में पड़ता है। प्रयागराज और सोनभद्र के जो सीमा बनाता है, मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा। और सोनभद्र में एक जगह है कजरहाट, कजरहाट जगह से ये देखने को मिलता है चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद में अगर बात की जाए तो बॉक्साइट की बात आती है, और बॉक्साइट आपको सबसे ज़्यादा बांदा और चंदौली जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, बांदा एवं चंदौली जिले में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा और सोनभद्र जिले में देखने को मिलेगा और बांदा जिले में देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट की बात कर ली जाए तो यह हमीरपुर में देखने को मिलेगा। और यूरेनियम की बात कर ली जाए तो ललितपुर में, और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भी ललितपुर में ही है। उत्तर प्रदेश का यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ललितपुर। इसके बाद में जिप्सम की बात की जाए तो यह झांसी और हमीरपुर में देखने को मिलता है। जबकि तांबे की बात कर ली जाए तो तांबा है ललितपुर में, जो कि सोनराई का क्षेत्र है ना जो, उसमें देखने को मिलता है। और इसके बाद में एक और आता है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन ये आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इन जितने भी मैंने अभी खनिज के नाम लिए हैं उनको आप लोग एक एक करके नोट करिए, सभी को नोट करेंगे। जो सबसे पहले नोट करेंगे वो आएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में सैंड स्टोन के बारे में लिखेंगे, सैंड स्टोन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सैंड स्टोन। इसके बाद में तांबा, तांबा से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम। यूरेनियम के बाद में लिख लेते हैं जिप्सम के बारे में। अभी जिसके बारे में मैंने बताया है ना, सभी के बारे में, सभी के बारे में बता दिया है। तो आप लोग बताइएगा अगर एक एक भी जिला याद है, या फिर वापस से वीडियो को बैक करिए थोड़ा सा और एक बार फिर से सुनिए, फिर से सुनिए और ज़िले के नाम बताइए कि कौन से ज़िले में क्या क्या पाया जाता है। जिप्सम के बाद में देखते हैं हीरा, हीरा कहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद में डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट हो गया। डोलोमाइट के बाद में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिख लेते हैं, ग्रेफाइट नहीं लिखा अभी तक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद में बॉक्साइट, ग्रेफाइट के बाद में क्या लिखेंगे, बॉक्साइट। कहाँ पर पाया जाता है, देखिए एक और है एंडालुसाइट। एंडालुसाइट एक मैंने वीडियो बनाया था अभी हाल ही में, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड वो भी वीडियो था, तो उसमें एंडालुसाइट क्वेश्चन आया था। एंडालुसाइट तो मिर्ज़ापुर आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग, मैं जितने भी यूपी जीके की क्लास हैं वो पीवाई जो एमसीक्यूज वाली क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, और जो वैसी क्लासेस थ्योरी क्लास उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। और आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप दोनों प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करिए और वहां से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके पीसीएस से रिलेटेड हैं, और एंडालुसाइट आपका जो एग्जाम है वह यूपी पुलिस में पूछा गया था, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था एंडालुसाइट्स। एंडालुसाइट्स ये मिर्ज़ापुर में पाया जाने वाला खनिज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चूना पत्थर। तो क्या सोचा आपने, चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। और सोनभद्र में एक जगह पड़ती है, सोनभद्र जिले में भी ये चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन सोनभद्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कजरहाट।
कजरहाट। कजरहाट जगह एक पड़ती है, यहाँ पर सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या चूना पत्थर पाया जाता है। वहीं अगर सैंड स्टोन की बात की जाए तो यह भी मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिलता है क्या चीज़? सैंड स्टोन। तांबा, तांबा आपको ललितपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ललितपुर में। और ललितपुर अगर ऑप्शन में ना आए और आ जाए तराई का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र, सोनराई का क्षेत्र, तो आप लोग क्या लगाइएगा आंसर? सोनराई का क्षेत्र, सोनराई का क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन आ सकता है और एक बार आया भी है, इसीलिए मैंने इसको लिखाया है। यूरेनियम आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा, ललितपुर। इसके बाद में जिप्सम की अगर बात की जाए तो यह आपको झांसी और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, झांसी और हमीरपुर, झांसी और हमीरपुर। हीरे की बात कर ली जाए, हीरा आपको बांदा एवं मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा, बांदा एवं मिर्ज़ापुर, बांदा एवं मिर्ज़ापुर। डोलोमाइट, तो डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र, एवं कहाँ? सोनभद्र में डोलोमाइट देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट हमीरपुर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, हमीरपुर, यहाँ पर हमीरपुर लिख के आए, इसको कर लीजिए हमीरपुर, हमीरपुर। वहीं अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बांदा में, चंदौली जिला में भी बॉक्साइट देखने को मिलता है, चंदौली जिला में बॉक्साइट देने को मिलता है। और चंदौली जिला में ही एक जगह है हिंडाल्को रेणुकूट, कहाँ पर? हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट। अगर मैप के माध्यम से ये जितने भी पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, इनको याद किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि नीचे वाले जितने ज़िला हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नीचे वाले ज़िलों में जो ये ज़िले आपको बताए थे कि नीचे वाले जितने भी ये ज़िला हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? जितने भी खनिज हैं वो सब आपको यहीं पर इसी के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जो नीचे वाले ज़िला हैं। अब देखिए बात करते हैं, बात क्या करते हैं कि जिप्सम की अगर बात कर ली जाए तो जिप्सम सर बताइए झांसी और हमीरपुर में देखने को मिलता है। जिप्सम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? झांसी में देखने को मिलता है, तो ये हमीरपुर रहा, ये हमीरपुर और ये झांसी। इसको ऐसे ना करके ये जिप्सम कर देते हैं यहाँ पर, जिप्सम। तो जिप्सम कहाँ पर देखने को मिलेगा? जिप्सम आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैप है ना, इस मैप को ज़रूर याद करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मैप। तो ये आपको झांसी में देखने को मिलेगा और कहाँ पर देखने को मिलेगा? और आपको हमीरपुर में देखने को मिलेगा, झांसी और हमीरपुर में देखने को मिलेगा। हमीरपुर में एक चीज़ और पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है? इसको भी देख ही लेते हैं। हमीरपुर में एक चीज़ और पाई जाती है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमीरपुर में मिलता है देखने को। क्या मिलता है? ग्रेफाइट देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइट भी हमीरपुर में पाया जाता है, हमीरपुर में ग्रेफाइट। यहाँ पर ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। इसके बाद में अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? बॉक्साइट तो ये आपको देखने को मिलेगा चंदौली जिला, चंदौली जिला और बांदा जिला। चंदौली और बांदा में आपको क्या देखने को मिलेगा? बॉक्साइट देखने को मिलेगा, चंदौली और बांदा जिला में। यहाँ पर लिख लीजिएगा बॉक्साइट, बॉक्साइट चंदौली और बांदा जिला में देखने को मिलेगा। अगर तांबा की बात कर ली जाए, तांबा की बात, तो तांबा कहाँ पर आपको? ललितपुर जिला। ये कौन सा जिला है? ये आपका ललितपुर जिला है। तो ललितपुर जिला में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनको सभी को नोट करेंगे। ललितपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा तांबा,
एक क्या देखने को मिलेगा, तांबा, और एक यूरेनियम भी आपको देखने को मिलेगा। यूरेनियम, यूरेनियम भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और चूना पत्थर की मात्रा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन चूना जो पत्थर है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है ललितपुर में और सोनभद्र में। यहाँ पर नोट करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ललितपुर, ये जो ललितपुर है, ललितपुर और सोनभद्र में ये क्या पाया जाता है, यहाँ पर आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पर है, ललितपुर और सोनभद्र में चूना पत्थर। चूना पत्थर ललितपुर और सोनभद्र में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब क्या है बचा है, अब बचा है डोलोमाइट। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा। डोलोमाइट कहाँ कहाँ पर है, सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर में है और बांदा में है। तो बांदा कहाँ पर है, ये रहा बांदा, बांदा। और क्या है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ये रहा मिर्ज़ापुर, और सोनभद्र। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी इन तीन जिलों में, वो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद में हीरा बांदापुर और मिर्ज़ा में देखने को मिलेगा। हीरा कहाँ देखने को मिलेगा, बांदा और मिर्ज़ापुर में। तो अगर हीरे की बात कर ली जाए तो हीरा आपको देखने को मिलेगा बांदा और मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको हीरा देखने को मिलेगा, हीरा। बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरा की खानें पाई जाती हैं। इसके बाद में अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है ग्रेफाइट तो हमीरपुर में हो गया, जिप्सम हो गया झांसी और हमीरपुर में, तांबा ललितपुर में हो गया, सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। सैंड स्टोन कहाँ पर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। ये सोनभद्र हो गया आपका, सोनभद्र, और ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में क्या देखने को मिलेगा, सैंड स्टोन देखने को मिलेगा। वहीं अगर किसकी बात कर ली जाए, बॉक्साइट तो हो ही गया, तो लगभग लगभग सारे हो गए हैं, जितने भी थे सारे हो गए हैं। हाँ चलिए इतना हो गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव, इसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसको हम आधा टॉपिक आज फिनिश करेंगे, आधा टॉपिक इसके बाद में हम फिनिश करेंगे। यहाँ पर अब देखिए हाल ही में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से संबंधित, ये जो टॉपिक है इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी वो 17वीं वन रिपोर्ट जारी कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 17वीं वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, ये जारी की गई है 13 जनवरी, 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए ये हालांकि वैसा क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड भी है और इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अगर उत्तर प्रदेश में वनों के बारे में चर्चा की जाए
तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ चर्चा कर ली जाए वन वगैरह के बारे में, तो कहाँ पर किस मात्रा में पाए जाते हैं? जैसे कि वनाच्छादन की बात अगर कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में किसकी बात कर ली जाए? वनाच्छादन की बात। वनाच्छादन, तो उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन की बात कर ली जाए तो यह 6.5% है। और वृक्षादन की बात कर ली जाए, वृक्षादन, तो वृक्षादन कितना है? 3.08% है। और इसके बाद में वन एवं वृक्षादन दोनों को मिलाकर, वन एवं वृक्षादन, ये कितना है? ये आपका 9.23% है। ये तीनों डाटा आप लोग अच्छे से याद करिए। 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 0.08% वृद्धि हुई है। अगर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12.24 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों डाटा याद कर लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन ये बन जाए कि कितनी वृद्धि हुई है 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच में 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में वृद्धि, वनावरण में वृद्धि 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है 0.08%। 0.08%। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 12.24 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। और आपको एक और न्यूज़ देनी थी इसी से संबंधित कि ये जो आपके वृक्षों के जो लगाने का है, एक वृक्ष माह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा यह रिकॉर्ड हासिल किया है। और ये 28 सितंबर की बात है, 28 सितंबर की बात है जिसमें ये रिकॉर्ड हासिल हो गया है। तो सबसे ज़्यादा एक वृक्ष माह के लिए एक योजना थी जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वृक्ष लगाए हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र है, खीरी है, लखीमपुर खीरी है। लेकिन अगर अति सघन वन वाला पूछा जाए, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये भदोही है। ये आपको याद रखना होगा, परसेंटेज और एरिया के हिसाब से भदोही है, ये जिला याद रखना होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अति सघन वाला जिला कौन सा है? अति सघन वन वाला जिला, तो अति सघन वन वाला जिला कौन सा है? ये चीज़ आपको बताना है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ये अति सघन वन वाला जिला है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में अति सघन मतलब बहुत ही घने घने वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है, यहाँ पर आपका नेशनल पार्क है। एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि वन जिलों वाला सबसे ज़्यादा वन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो कौन सा जिला है, तो पहले नंबर पर आता है सोनभद्र और दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर खीरी आता है।
खीरी दूसरे नंबर पर आता है। सघन की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर सब सर्वाधिक वन वाला जिला, जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन वाला जिला, सर्वाधिक वन वाला जिला है वो कौन सा है? वो है आपका पहले नंबर पर आपका पड़ जाएगा सोनभद्र, पहले नंबर पर सोनभद्र, और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, ये दूसरे नंबर पर पड़ जाएगा। चाहे आप परसेंटेज के हिसाब से बात कर ले, चाहे आप एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर लें, दोनों के हिसाब से डाटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस के एग्जाम में, और बहुत ही जल्द आपके लिए क्या है, यूपी पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए लेकर आएंगे, वो आपके लिए मेरे लेकर आएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो उसमें आपको सारे पीवाईक्यू ईयर वाइज कराए जाएंगे, तो ये आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ से मैंने क्या देखा कि सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सर्वाधिक वन वाला जिला है जो, वो कौन सा पड़ता है? सोनभद्र पड़ता है, और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है, क्या पूछ दिया जाए? जब सर्वाधिक पता है तो सबसे कम वन वाला जिला भी पता होना चाहिए। सबसे कम वन वाला जिला, और ये भी कैसे हैं? चाहे तो आप परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, चाहे तो आप एरिया के हिसाब से देख लीजिए, ये दोनों उसी के हिसाब से लिए गए हैं। सर्वाधिक वन वाला और कम वन वाला जिला दोनों उसी के हिसाब से लिए गए हैं। ये चीज़ नोट करिएगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा आपका? सर्वाधिक कम, और सबसे जो कम है वो आएंगे आपके, एक तो आएगा शायद भदोही, जी हाँ यही है भदोही, भदोही, और दूसरे पर है मऊ। दूसरे पर कौन सा जिला है? मऊ जिला है। ये दोनों क्या हैं? सबसे कम वन वाले जिला हैं। यहाँ पर सबसे कम मात्रा में वन पाए जाते हैं, सबसे कम मात्रा में क्या है? वन पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर सोनभद्र की बात कर ली जाए, सोनभद्र इस वाले एरिया की सोनभद्र की बात कर ली जाए, तो सोनभद्र में यहाँ पर मध्यम व खुले वन, मध्यम व खुले वन पाए जाते हैं, मध्यम व खुले वन पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो आपका वन्यजीव विहार से संबंधित, वन्यजीव पार्क से संबंधित और भी कई चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब हुआ था? तो यह हुआ था, प्रारंभ हुआ था जुलाई 1952 में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक होता है? 1 से 7 जुलाई तक होता है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह, जो प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह है, ये वन महोत्सव सप्ताह के तौर पर बनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल अधिकार क्या था? तो इसका मतलब क्या अधिकार था कि वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। ये वृक्ष का मूल अधिकार था, वन महोत्सव का जो एक मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। ये चीज़ याद रखिए। आखिर वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वृक्ष का अर्थ क्या है? जल है, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में अगर चर्चा करें तो प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में। यहाँ पर हम 17वीं वन रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो ये कब आई थी? 13 जनवरी 2022 में। अगर वहीं बात कर ली जाए कि प्रथम वन नीति कब आई थी, प्रथम वन नीति उत्तर प्रदेश की, क्वेश्चन क्या बन सकता है? उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति, तो प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में। और द्वितीय वन नीति की बात की जाए, द्वितीय वन नीति की बात की जाए
तो ये आई थी 1988 में, 1988 में आई थी। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय वन नीति के दौरान उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होती है 1988 में। कहाँ पर होती है? कानपुर जिले में होती है। द्वितीय वन नीति के दौरान क्या होता है? वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होती है। स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। कहाँ होती है? कानपुर में होती है, कानपुर जिला में होती है। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना द्वितीय वन नीति के दौरान 1988 में होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, तेंदुपत्ता संग्रहण एवं निवारण योजना कब आई थी? तेंदुपत्ता संग्रहण एवं निवारण योजना 1983 में आई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नीतियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नीतियां कौन कौन सी हैं? एक तो सामाजिक नीतियां एवं कार्यक्रम बोल दीजिए, कार्यक्रम या योजनाएं बोल दीजिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1979 में, और वन श्रमिकों के लिए कल्याण 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 सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-2008 में आई थी, और वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-2008 में ये भी आई थी। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना भी 2007 और 2008 में आई थी। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना भी 2004 और 2005 में आई थी। इसके बाद में कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बेंत एवं बांस का प्रयोग होता है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुछ और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में धार्मिक उपवन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक फिलहाल में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है। यूपी SSS इस पर धावा बोल चुका है और इससे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी SSS। तो यूपी PCS भी इस पर बहुत जल्द क्वेश्चन पूछने वाला है। तो धार्मिक उपवन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में धार्मिक उपवन, तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक उपवन देखिए 3 जगह पर हैं, 3 जिले में आपको धार्मिक उपवन देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा बहराइच जिला में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में एक आपको धार्मिक उपवन एक जगह पर देखने को मिलेगा, एक नहीं यहाँ पर 3 हैं। और एक देखने यहाँ पर, और एक जगह देखने को मिलेंगे आपको गोंडा जिला में, आपको 2 देखने को मिलेंगे, और बलरामपुर जिला में आपको 1 धार्मिक उपवन देखने को मिलेगा। ये जिला हैं तीनों, 3 बहराइच में हैं, गोंडा में कितने हैं? गोंडा में 2 हैं, और बलरामपुर में 1 धार्मिक उपवन है। इनके नाम भी देख लेते हैं। तो जो बहराइच में है, बहराइच में एक का नाम क्या है? शिवाला बाग, शिवाला बाग उपवन। दूसरा क्या है? परमहंस कुटी। इसके बाद में तीसरा है बेरिया समाया उपवन। गोंडा में पार्श्वनाथ, गोंडा में कौन सा है? पार्श्वनाथ, और झलीधाम, और बलरामपुर में आपको देवी पाटन उपवन। तो ये आपको उपवन देखने को मिलेंगे कहाँ पर? धार्मिक उपवन के तौर पर उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर? बहराइच जिला एक तो हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा गोंडा जिला में भी आपको धार्मिक उपवन 2 देखने को मिलेंगे, और तीसरा हो जाएगा बलरामपुर, जिसमें देवी पाटन नाम का धार्मिक उपवन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि धार्मिक उपवन के नाम से क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन देवी पाटन उपवन कहाँ पर स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपी PCS एक बार दाग चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें क्या बचा है? कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, उसको देख लेते हैं। एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। क्या नाम था? क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी। तो बताइएगा सर ये प्रोग्राम कब चलाया गया था?
तो ये प्रोग्राम चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था, ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था 7 नवंबर 2015 को। 7 नवंबर 2015 को यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड इसने हासिल किया था। क्या रिकॉर्ड हासिल किया था? 5 करोड़ वृक्षारोपण का रिकॉर्ड, वृक्षारोपण का रिकॉर्ड हासिल किया, रिकॉर्ड हासिल किया, हासिल किया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश में पौधाकरण के माध्यम से हरियाली क्षेत्र का विस्तार करना। कि आखिर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, हरियाली क्षेत्र का विस्तार करना। एक ऑपरेशन और है जिसके बारे में याद रखना होगा आपको, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ग्रीन से देखिए, ऑपरेशन ग्रीन से ये अगर प्रारंभ पूछा जाए, यहाँ पर ग्रीन कर लीजिए, प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ, तो प्रारंभ ये हुआ था 2001 में। 2001 में यह स्टार्ट हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पौधारोपण एवं वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य था। अब वनों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और उनसे संबंधित जिले हैं, ये हमको देखना है। इसके बाद में वन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसके अनुसार क्या स्थिति है। और 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 की आई थी, लेकिन 22 में ये पूरी तरीके से लागू हुई थी, तो इसमें क्या स्थिति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं आपसे। एक काम करते हैं, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसके बारे में उत्तर प्रदेश जो वन एवं वन्यजीव है, ये वाला टॉपिक पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव वाला टॉपिक पूरा करेंगे, उसके अगले वीडियो में पूरा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।